हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग समझ स्तर पर यूपी टेट और सी टेट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और आप सभी दर्शकों से हमारा बार बार यही अनुरोध है कि आप जो है जब तक बीएड का सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक यूपी टेट और सी टेट से संबंधित आधी समस्या आपकी दूर नहीं होगी। इसलिए कहीं से भी आप पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, पढ़िए ज़रूर। अतः समझ स्तर को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है इसको हल करते हैं हम लोग आज। चलते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त शिक्षण स्तर क्या होगा? यानी अध्यापक प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करे? बोध स्तर। बोध स्तर का मतलब इस ढंग से पढ़ाए कि बालकों में सोच समझ विकसित हो। तो चूंकि प्राथमिक स्तर की बात है तो प्राथमिक स्तर पर बालक जो है ज्यादा सोच समझ वाला नहीं होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर का तात्पर्य होता है कि समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श करने की क्षमता या कोई चीज खोजने की विचार विमर्श की क्षमता या आवश्यकता को पूरा करने संबंधी विशेष विचार विमर्श की क्षमता को विकसित करना होता है चिंतन स्तर। यह भी नहीं होगा। आया ऑप्शन ग, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर जो है उपयुक्त ऑप्शन होगा, क्योंकि स्मृति स्तर में क्या होता है कि ज्ञान को ज्यों कहते हो विद्यार्थियों के दिमाग में ठूसा जाता है, यानी ज्यों कहते हो उनको याद कराया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगा स्मृति स्तर। यह प्रशिक्षण भी नहीं होगा। प्रशिक्षण का मतलब अभ्यास होता है जिसमें ज्ञान और शरीर दोनों का एक साथ व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है किसी निश्चित क्रिया के प्रति, तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं। अतः प्रशिक्षण नहीं होगा। इसमें सबसे ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह स्मृति स्तर। आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सेंटेंस बदलेगा, तात्पर्य बदलेगा, ऑप्शन बदलेगा तो उत्तर चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी सोच को विकसित कीजिए, हर तरह से किसी बात को समझिए ताकि आप एक अच्छे अध्यापक बन सके, एक अच्छा सफल व्यक्ति भी बन सके। दूसरा क्वेश्चन की बात आती है, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था केंद्रित है। यानी आधुनिक समय में जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है, यानी प्राथमिक स्तर से लेकर हायर स्तर तक, वह किस पर केंद्रित है? बाल केंद्रित है या बाल केंद्रित का तात्पर्य होता है बालक को सिखाने संबंधी समस्त गतिविधियों का आयोजन करना, उसे कहते हैं बाल केंद्रित। जैसे उनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करना, उनके सीखने के अनुसार निर्देश देना, विषय वस्तु का निर्धारित करना, उसे कहते हैं बाल केंद्रित। वास्तव में जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था है वो प्राथमिक स्तर पर तो बाल केंद्रित है, लेकिन इसने प्रश्न क्या किया है, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था यानी बाल केंद्रित का कोई नाम तो लिया नहीं, प्राथमिक स्तर का नाम तो लिया नहीं, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, व्यापकता लिए हुए है, इसलिए यह ऑप्शन क वाला ऑप्शन नहीं होगा। विषय केंद्रित होता है। विषय केंद्रित होता है यानी जो हम लोग विषय पढ़ते हैं उससे आधारित होता है। हाँ, ये तो कुछ लगता है कि विषय केंद्रित कहते हैं, यानी आधुनिक शिक्षण व्यवस्था विषय के आधार पर अध्यापक भी पढ़ता है और अध्यापक भी पढ़ाता है, विद्यार्थी भी पढ़ता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। चलते अगला देखते हैं, व्यवहार केंद्रित पाठ्यक्रम यानी व्यवहार के माध्यम से सिखाना, यानी डूइंग बाय लर्निंग यानी करके सीखना, ये भी है, लेकिन यह उपयुक्त जान नहीं पड़ता क्योंकि हर चीज का प्रैक्टिकल, हर चीज के लिए परिस्थिति उत्पन्न करके व्यवहार सिखाना संभव नहीं, इसलिए ग भी गया। अब हमारा विचार चलता है ख वाले और घ वाले ऑप्शन पर। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आधुनिक शिक्षण व्यवस्था किस पर केंद्रित है? विषय केंद्रित पर केंद्रित है या पाठ्यक्रम पर केंद्रित है? अब यहाँ देखना है, विषय केंद्रित तो है, पाठ्यक्रम भी केंद्रित है, ये भी सही है। वास्तव में विषय जो है, विषय का जो हम अध्ययन करते हैं, यहाँ शिक्षण का मतलब अध्यापक जो पढ़ाता है वह जो विषय पढ़ाए तो या कोई अन्य विषय पढ़ाए, उन सभी विषयों में उस विषय का ज्ञान किस रूप में देता है, उस विषय का पहले पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, उसके आधार पर उस विषय का ज्ञान देता है, यानी सरल से जटिल की ओर, यानी शून्य से उसकी पूर्णता की ओर सिखाता है। तो वास्तव में विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग पाठ्यक्रम है, यानी हम जिस विषय का जो पाठ्यक्रम बनाएंगे उस विषय का वो स्वरूप बनेगा।
एक तो ये हुआ। दूसरा का अर्थ देखते हैं, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था, यानी व्यापक रूप में पूछ रहा है। तो व्यापक रूप में किसी भी देश का जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो पाठ्यक्रम के अनुसार चलती है, और पाठ्यक्रम में कई विषय शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम में क्या होते हैं, कई विषय शामिल होते हैं, यानी सभी विषय शामिल होते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत। यानी इस ऑप्शन में काफी नजदीकियां हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें, जो उत्तर होगा वह पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थी भी पढ़ता है और पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक भी पढ़ाता है। अब पाठ्यक्रम इसलिए होगा क्योंकि ये व्यापकता को लिए हुए प्रश्न किया गया है। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था, किसी विषय का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए आधुनिक शिक्षण व्यवस्था का जो केंद्रित है वह पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। सरकार के द्वारा जो शिक्षण व्यवस्था बनाई गई है वो किस पर आधारित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है। और पाठ्यक्रम में कई विषय आते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आता है, इसलिए व्यापकता को ध्यान में रखते हुए इसका ऑप्शन घ सही होगा। तीसरा चलते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम केंद्रित है, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, दो ऑप्शन होंगे, दो वर्ग, अनुभव केंद्रित। जो आधुनिक प्राथमिक स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था है ये सबसे उपयुक्त इसमें शिक्षण व्यवस्था है बाल केंद्रित, यानी छात्र को केंद्र मानकर उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, यानी उसको सीखने की, समझाने की, याद कराने की, ज्ञान को ज्यों का त्यों ठूसने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। तो प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम वो केंद्रित है, वह किस पर केंद्रित है, बालकों पर केंद्रित है, यानी बालक को मुख्य मानकर उसमें सारी गतिविधियां, विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री, क्रिया, व्यवहार, उदाहरण, प्रशिक्षण या सिखाने की जो विधि है वो सब निर्धारित की जाती है। तो बाल केंद्रित है प्राथमिक स्तर पर। पाठ्यक्रम केंद्रित हायर स्तर पर होता है। अनुभव केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है वह जो है एक प्रकार से समझिए तो व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर या विशेष खोज के लिए जो है ये अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसमें जो है वो अपने अनुभूति के आधार पर जो है वो सीखने पर उसको बल दिया जाता है। जैसे जैसे वो अनुभव करता जाएगा उसे स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए जाते हैं, यानी इस प्रकार से करके सीखने वाला अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। लेकिन बालक प्राथमिक स्तर पर उतना संवेदनशील या उतना नॉलेज या उतनी क्षमता नहीं होती, इसलिए यह भी क्या होगा, अनुभव केंद्रित भी गलत होगा। ये भी हायर स्तर पर है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इस प्रश्न के लिए बाल केंद्रित सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसलिए क सही। चौथा चलते हैं, रेखी अभिक्रमण, अभिक्रम भी आता है, कहीं कहीं अभिक्रमण भी लिखा है। रेखी अभिक्रमण का तात्पर्य क्या है, यानी सीखने की प्रक्रिया में रेखी अभिक्रमण क्या है या अभिक्रम का तात्पर्य क्या है। रेखी का मतलब होता है सीधी दिशा में सीखने का तात्पर्य क्या होता है, क्रमबद्ध सीखना, एक दिशा में अध्ययन, साखी अध्ययन या क ख दोनों। इसमें आप ध्यान से देखिए, रेखी का मतलब होता है, जैसे होता है एक दिशा में सीखना। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लोग ले तो जैसे गणित है तो गणित कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, यानी स्टेप बाय स्टेप उसकी कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, उसका कठिनता, उसका समझ, उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। यानी हम गणित को क्रम से सीखते हैं, और गणित ही सीख रहे हैं तो एक दिशा भी हुआ और क्रमबद्ध भी हुआ। इसलिए इसमें जो रेखीय अभिक्रम का तात्पर्य होगा घ वाला सही होगा, क्योंकि रेखी क्रम में एक दिशा में सीखा जाता है और उस विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से सीखा जाता है। एक ही विषय में, यानी एक ही विषय का या एक ही दिशा में हम लोग अध्ययन करते हैं, और उस विषय का अध्ययन हम लोग क्रमबद्ध सिस्टमेटिक रूप से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी उसके धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, तो उसे हम रेखी अभिक्रमण कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन होगा वो घ से होगा। साखी का मतलब ये होता है ब्रांचिंग। जैसे अगर गरीबी का कारण क्या है, पैसा न होना गरीबी है, योग्यता न होना गरीबी है, शिक्षा न होना गरीबी है, और संपत्ति न होना यानी जमीन जायदाद न होना भी गरीबी है, और ये कहें कि प्राकृतिक या सरकार को ध्यान न देने का गरीबी। यानी एक ही वस्तु के जब कई कारण बताए जाते हैं, एक ही कारण के कई कारण को ध्यान में रख करके उसको निर्धारित किया, जैसे साखी कहते हैं, साखी है ये नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। रेखीय अध्ययन का आधार किसकी देन है? यानी एक दिशा में सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन करना रेखीय अध्ययन कहलाता है। कोहलबर्ग ने नहीं दिया था, हेंसबर्ग ने भी नहीं दिया था, इसको दिया था B.F. स्किनर ने दिया था। B.F. स्किनर के आधार पर रेखीय अध्ययन का जो स्वरूप विकसित हुआ या निर्धारित हुआ, इसको किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था। आगे चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन को देखते हैं। चिंतन कौशल क्या है? चिंतन कौशल यानी समस्या के समाधान हेतु निपुणता, यानी समस्या के समाधान में जो विचार दिए जाते हैं उसमें एक्सपर्ट होना क्या कहलाता है? चिंतन कौशल कहलाता है। यानी समस्या के समाधान हेतु जितना शीघ्रता से आप विचार विमर्श कर लेते हैं, व्यवहार कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है चिंतन कौशल। चलते हैं ज्ञान की कुशलता। नहीं, पढ़ना कुशलता, ज्ञान होना आपके पास ये आपकी क्षमता को बताता है, कुशलता को नहीं बताता, इसलिए का वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्रिया में कुशलता यानी आप कोई काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वह क्या होगा? चिंतन कौशल होगा? नहीं, वो अभ्यास का कौशल हुआ। एक प्रकार से जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उसमें ये भी नहीं होगा। चलते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब ये होता है किसी चीज को अगर आप भावनाओं से जुड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से कर्म की प्रेरणा मिलती है या उसके प्रति व्यवहार उत्पन्न करने की क्षमता बनती है, इसलिए ग भी नहीं होगा। समस्या समाधान की कुशलता, घ वाला ऑप्शन सही होगा। यानी समस्या को समाधान जितना आप जल्दी खोज लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? चिंतन कौशल कहेंगे। सातवां अगर हम क्वेश्चन देखें, कक्ष के उपयुक्त पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या? यानी कक्षा में जो है पढ़ाने हेतु जो पाठ्यक्रम हो, कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उपयुक्त होगा? विषय केंद्रित, पाठ्य वस्तु केंद्रित या पाठ्यचर्या केंद्रित या कोई नहीं? इसको देखते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र पर जो आधारित पाठ्यक्रम होगा उसे हम किसे कहते हैं? विषय केंद्रित कहते हैं। पाठ्य वस्तु क्या होती है? जैसे समझिए, जैसे अर्थशास्त्र की कई शाखाएं होती हैं, यह भी विषय से ही आधारित होता है, लेकिन उस विषय की किसी शाखा से संबंधित होता है। जैसे अर्थशास्त्र के कई विषय होते हैं, औद्योगिक अर्थशास्त्र, राजकोषीय अर्थशास्त्र या राजस्व, मौद्रिक अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कई अर्थशास्त्र के कई स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो जो विषय केंद्रित के अगर किसी एक शाखा का अगर हम अध्ययन अध्यापन का प्रोसेस तैयार करते तो पाठ्य वस्तु कहा जाता है। कभी कभी इन दोनों में भेद भी नहीं किए जाते कि विषय वस्तु को पाठ्य वस्तु भी कहते हैं, क्योंकि उस विषय का ही वो स्वरूप होता है, लेकिन वो शाखाओं में होता है उसके स्वरूप। यह विषय क्या होती है? उस विषय की पूर्णता होती है, यह विषय का एक भाग होता है। यह भी नहीं होगा क्योंकि कक्ष में पूरा विषय पढ़ाया जाता हो, ऐसा संभव नहीं है एक साथ एक बार में। नहीं, पाठ्य वस्तु किसी विषय का कोई एक शाखा का पूरा अध्ययन करा दिया जाता हो, नहीं। पाठ्य होता क्या है? कक्ष में हम लोग कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई क्या करते हैं? टॉपिक पढ़ाते हैं, जो टॉपिक 35-40 मिनट में या 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाए या स्पष्ट हो जाए उसको, तो उसको हम कहते हैं पाठ्यचर्या। उसको हम क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या। यानी कौन सी चीज दैनिक या व्यवहार में कक्ष में पढ़ाई जानी है, माने मतलब कौन सा पाठ चल रहा है क्लास में या कौन सा टॉपिक क्लास में चल रहा है, उसी को कहते हैं पाठ्यचर्या। तो कक्ष में उपयुक्त पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा? पाठ्यचर्या होगा। क्या होगा? पाठ्यचर्या होगा। आइए क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि क्या है? IQ लेवल क्या है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। शारीरिक आयु को आप लोग ऑप्शन में देखोगे तो कभी कभी वास्तविक आयु भी लिखता है, तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर पूछते हैं, अब शायद पूछना कम कर दिया, फिर भी हमको जानना जरूरी है। हम जब सामान्य चीज जानेंगे तब विशेष चीज समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आप सामान्य चीज नहीं जानते तो विशेष चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, रटने वाली बात है तो कुछ लोग रट भी सकते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।
यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, आईक्यू लेवल क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक। मानसिक आयु क्या होती है, मानसिक आयु जो है जिसने इसने परीक्षण बनाया उसने बताया कि मानसिक आयु क्या है, किस स्तर का वो प्रश्न हल कर लेता है। यदि बालक 10 वर्ष का है, अगर वह 12 वर्ष से संबंधित उस क्वेश्चनायर को यानी क्वेश्चन को हल कर लेता है तो उसकी आयु हो गई मानसिक आयु 12 वर्ष। और 10 वर्ष का लड़का है तो उसकी वास्तविक आयु क्या हो गई 10 वर्ष। जिसने यह बनाया था बी ने और भी अन्य लोगों ने भी इसके विषय में अपना जो है सूत्र निर्धारित किया। उन लोगों ने ही बताया कि मानसिक आयु में होता क्या, व्यवहार से रिलेटेड सामान्य रूप से रिलेटेड क्वेश्चनर तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष के आधार पर अलग अलग होते हैं, वर्ष के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग स्तर के होते हैं। तो जिस स्तर तक वह क्वेश्चन को हल कर लेता है वह उसकी क्या कहलाती है, मानसिक आयु कहलाती है। और उसकी जो वास्तविक आयु है यानी जो जन्म से संबंधित आयु है वो उसको कहते हैं शारीरिक आयु। यदि मानसिक आयु अधिक है यानी अधिक क्षमता वो व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित कर रहा है, सामान्य चीजों से संबंधित प्रदर्शित कर रहा है, तो मानसिक आयु अधिक हुई, शारीरिक आयु कम हुई, तब वह क्या होगा, प्रतिभाशाली सामान्य से विशेष छात्र होने लगता है। यानी मानसिक आयु अधिक हो शारीरिक आयु कम हो तो लड़का जो है सामान्य से अधिक होता है, प्रतिभाशाली होता है, अति प्रतिभाशाली होता है, इस टाइप का हो जाता है छात्र, यानी सामान्य से वो अच्छा होता है। सामान्य की जो है बुद्धि लब्धि का जो होता है रेंज वो जो होता है 90 से 110 तक होता है। कई जो है विचारकों का अपना अलग अलग मत होता है, सामान्यतः जो है 90 से 110 तक की जो आईक्यू लेवल होता है उसको सामान्य विद्यार्थी करते हैं। जब मानसिक आयु अधिक होती है शारीरिक आयु कम होती है तो यह जो आईक्यू लेवल 110 से अधिक होने लगता है, तब वह प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली इत्यादि के श्रेणियों में आने लगते हैं विद्यार्थी। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। और 9वां देखते हैं, व्यवस्थित शिक्षण का आधार क्या है, यानी व्यवस्थित ढंग से अगर पढ़ाना है तो उसका आधार क्या है या उसका स्वरूप क्या है। सूक्ष्म शिक्षण नहीं, यह व्यवस्थित शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अनुरूपित शिक्षण व्यवस्थित शिक्षण का लघु रूप होता है, यानी आप लघु रूप से पढ़ाओगे तो विद्यार्थियों को समझ में आएगा, नहीं, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। व्यवस्थित शिक्षण का छोटा स्वरूप अनुरूपित शिक्षण होता है। आगे कहते हैं पाठ्य योजना, हाँ, यानी आप व्यवस्थित शिक्षण करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक जो है विषय से संबंधित पाठ्य योजना बना ले कि हमको क्या सिखाना है, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है, किस तरह से प्रश्न करते हुए उस विषय को पढ़ाना है और उसका मूल्यांकन करके किस प्रकार हमको जान लेना है कि हमने जो पढ़ाया है वो आगे है कि नहीं। तो व्यवस्थित शिक्षण का सबसे अच्छा आधार पाठ्य योजना होती है। प्रशिक्षण क्या है, एक शरीर का ज्ञान के माध्यम से अभ्यास है जिसमें शरीर के हाव भाव को किसी निश्चित क्रिया के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रशिक्षण तो होगा नहीं। 10वां यानी व्यवस्थित शिक्षण का आधार पाठ्य योजना। 10वां चलते हैं, मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त आधार क्या है, यानी किसी चीज का मूल्यांकन करना है तो उसका सबसे उपयुक्त आधार क्या होगा। मापन, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत रूप से जो मूल्यांकन किया जाएगा वह, साक्ष्य यानी प्रमाण, तथ्य का मतलब आधार यानी ऐतिहासिक आधार है, तथ्यात्मक। तो मूल्यांकन का देखिए आधार व्यक्ति भी, जैसे टीचर है कॉपी चेक करता है, कोई 10 नंबर दिया, कोई 20 नंबर दिया, कोई 50 नंबर दिया, जो भी दिया, ये कई विद्यार्थी है अलग अलग टीचरों से चेक कराएंगे तो अलग अलग नंबर उसके मिलते हैं। तो ये मूल्यांकन का आधार व्यक्तिगत रूप से भी होता है, हाँ ये भी होता है, लेकिन ये सबसे उपयुक्त सर्वमान्य होगा, सबका एक ही, सब लोग एक ही नंबर देंगे